गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि का अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि की अंतिम संधि है। इसके पश्चात अपन हल संधि यानी व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दीर्घ संधि, संधि के नाम से लग रहा है कि यह संधि, इस संधि में दीर्घ संबंधी कार्य किया जाता है। तो दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है अकः स्वर्णे दीर्घ। अकः स्वर्णे दीर्घ सूत्र का अर्थ है कि अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, अक जैसे ऐ उण री लृक, तो ये दो जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इनके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे, अण में ऐ उण में ए ई उ, री लृक में आएंगे री उलरी। अक प्रत्याहार के अंतर्गत ए ई उ री लृ, ये 5 वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार या अक से परे, परे का मतलब आगे, यानी जब अपन विच्छेद करेंगे तो प्लस के निशान से आगे यदि इनका कोई सवर्ण, सवर्ण का मतलब समान जाति का ही वर्ण अच हो, और वो वर्ण भी कैसा हो, अच हो, क्योंकि अक प्रत्याहार के अंतर्गत सब क्या है, स्वर ही हैं। जो 5 के 5 वर्ण हैं वो पूरे स्वर हैं। तो सवर्ण अच हो तो इन दोनों के स्थान पर, यानी पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर एक आदेश करेंगे, वो होगा दीर्घ, यानी कि उस सवर्ण का दीर्घ। जैसे ए का सवर्ण ए या ए होगा, अथवा ए या आ होगा, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों का ग्रहण करेंगे स्वर्ण का मतलब। लेकिन यहाँ जो विधान करेंगे तो वो दीर्घ का करेंगे, यानी कि यदि ह्रस्व है वर्ण और परवर्ण यदि ह्रस्व है, पूर्व वर्ण भी ह्रस्व है, तो दोनों के स्थान पे दीर्घ वर्ण करेंगे। यदि पूर्व वर्ण दीर्घ है, परवर्ण ह्रस्व है, तो भी अपन क्या करेंगे, दीर्घ एकादेश ही करेंगे। इस बात को अपन स्पष्ट करने के लिए नीचे देखिए, यदि प्लस के निशान से पहले यानी पूर्व वर्ण यदि ए हो अथवा आ, और प्लस के निशान से आगे यानी कि परवर्ण यदि ए अथवा आ हो, तो दोनों के स्थान पर अपन आ ही करेंगे। यदि आ पूर्व वर्ण है और परवर्ण आ है, तब भी अपन क्या करेंगे, दीर्घ आ ही एकादेश करेंगे। इसी प्रकार से ह्रस्व ई और दीर्घ ई पूर्व वर्ण में हो, और परवर्ण यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, तो दोनों के स्थान पर पूर्व और परवर्ण के स्थान पर अपन दीर्घ इकार एकादेश करेंगे। इसी प्रकार से उ में होगा, ह्रस्व उ हो पूर्व वर्ण में, अथवा दीर्घ उ हो, और परवर्ण यदि ए ह्रस्व हो अथवा दीर्घ उ ह्रस्व हो अथवा दीर्घ उ हो, तो दोनों के स्थान पर अपन दीर्घ उ एकादेश करेंगे। और अंतिम जो है री, जो री ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो पूर्व वर्ण में, और परवर्ण में ह्रस्व री हो अथवा दीर्घ री हो, तो दोनों के स्थान पर अपन दीर्घ री करेंगे। दीर्घ री आजकल ये हिंदी भाषा में इसका प्रचलन कम हो गया है, और जो पंचम वर्ण था, 5वां वर्ण था ली, इसका यहाँ पर अपन ने उदाहरण नहीं दिया है, क्योंकि ली जो है इसका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता। संस्कृत भाषा में प्रयोग इसका मिलता है, लेकिन आधुनिक संस्कृत में भी लगभग इस शब्द का लुप्त प्राय यह शब्द हो गया है। तो अब देखिए, एक शब्द रूप के में अपन इस सूत्र को देखते हैं। जैसे दैत्यारी एक शब्द है, तो जब इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा दैत्य प्लस अरि। इस स्थिति में जब ये स्थिति बन जाएगी विच्छेद करने के बाद में, तो अकय सवर्णे दीर्घ, ये यहाँ पर सूत्र आएगा।
और सूत्र की सहायता से क्या होगा, दैत्य के जो ये है उसमें ए है, यानी पूर्व वर्ण में क्या है, पूर्व वर्ण क्या है ए, और परवर्ण क्या है यहाँ अरी का ए, तो दोनों सवर्ण हैं, यानी एक ही जाति के हैं ए, तो इनके स्थान पर दोनों को हटाकर इनके स्थान पर अपन क्या करेंगे, दीर्घ एकादेश करेंगे। तो ए का दीर्घ क्या होगा आ, तो क्या होगा, दैत्य ये में जो ए है उसको अपन हटा देंगे, अरि के ए को भी अपन हटा देंगे, तो दैत्य आ री, और जब अब इसको मिलाएंगे यह हलंत हो गया, आधा हो गया, यह के आगे क्या है आ स्वर है, तो यह हो जाएगा या, तो दैत्या री। इस प्रकार से यह बना, रूप सिद्धि बनी। इसके उदाहरण अपन और भी देख सकते हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण अपने दैनिक जीवन में बहुत आते हैं, अपन प्रयोग भी करते हैं, बोलते भी हैं। तो देखिए जैसे तथापि, हिमालय, विद्यालय, श्रीसह, मुनिंद्र, कपिशः, महतीच्छा, रजनीश, विष्णुदय, लघुत्तम, लघुर्मी, सुक्ति, वधुत्सव, गुरुपदेश। तो इसमें क्रम से उदाहरण दे रखे हैं। तो देखिए जैसे हिमालय है, तो हिमालय का जब अपन विच्छेद करेंगे तो बनेगा हिम प्लस आलय। तो यहाँ देखिए पूर्व वर्ण, यानी कि पूर्व वर्ण कौन सा है, हिम, हिम का अंतिम में ए, और परवर्ण क्या है आ, तो ए आ दोनों को हटाकर उन दोनों के स्थान पर उसी जाति का सवर्ण आ अपन क्या करेंगे, एकादेश करेंगे, तो बनेगा हिमालय। तो इस प्रकार से इसका कोई भी अपन उदाहरण देख सकते हैं। जैसे रजनीश है, रजनीश का मतलब होता है रजनी, कहते हैं रात को, इसके कहते हैं पति को, रजनी का जो रात का पति है, चंद्रमा को कहते हैं रजनीश। तो देखिए जब इसका अपन विच्छेद करेंगे तो रजनी प्लस ईश, यहाँ पर रजनी में न में दीर्घ ई है, बड़ी ई है, और पूर्ववर्ण में और परवर्ण में दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई पूर्ववर्ण में है और दीर्घ ई परवर्ण में है, तो दोनों को अपन हटाकर इनके स्थान पर क्या करेंगे, दीर्घ ई एकादेश करेंगे। तो क्या बन जाएगा, र ज न हलंत हो जाएगा, इसमें से अपन ने दीर्घ ई हटा ली, एक नया आदेश क्या किया, दीर्घ ई और आगे श, तो क्या बनेगा, न हलंत हो गया, तो आगे क्या है, दोनों के स्थान पर अपन ने जो दीर्घ ई किया था उसको मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा रजनी से। इस प्रकार से इनका शब्द रूप बनता है। इसी प्रकार से अपन और भी देखें, जैसे गुरु उपदेश है, गुरु प्लस उपदेश, तो यहाँ पर गुरु में रू में उ है और पूर्व वर्ण में, और परवर्ण में क्या है, उपदेश का उ है, तो उ पूर्व वर्ण में है और उ परवर्ण में है, तो पूर्व और पर दोनों वर्णों को हटाकर उसी जाति का सवर्ण अपन क्या करेंगे, दीर्घ उ एकादेश करेंगे, तो बनेगा गुरूपदेश। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन री का उदाहरण भी देखते हैं। तो होत्रिकार है, होत्री प्लस रिकार है, तो होतय जो है उसमें री है, तो त्रि बना हुआ है, त्रि, तो री और आगे रिकार का री, तो री, दोनों री को, पूर्व वर्ण को और पर वर्ण को अपन हटा देंगे, उन दोनों के स्थान पर अपन ने दीर्घ री किया, तो देखिए होत्री, त्रि में जो री के नीचे अपन ने दीर्घ का इस प्रकार से प्रयोग किया है। लेकिन आजकल इस री का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो अपन ने मोटे रूप से ये जाना, ये देखा कि दीर्घ संधि सवर्ण जाति के जो वर्ण होते हैं उनमें होती है, यानी कि पूर्व वर्ण में जैसे अपन ए को मान के चलें, तो ए का अपन उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। यदि पूर्व वर्ण में ए है और परवर्ण में ए है तो उसका दीर्घ आ होगा। यदि पूर्व वर्ण ए है और परवर्ण आ है तो उसका समान जाति का दीर्घ जो होगा आ ही होगा। इसी प्रकार से ये स्थिति भी हो सकती है कि दीर्घ पूर्व वर्ण आ है और परवर्ण ए है तो भी यहाँ पर दीर्घ आ ही होगा।
यदि पूर्व वर्ण दीर्घ है और परवर्ण भी दीर्घ है तो भी पूर्व और परवर्ण दोनों को हटाकर उनके स्थान पर दीर्घ आ ही एकादेश होगा। तो ये जो स्थिति है ये सभी में माननी चाहिए, यानी कि ए में भी इसी प्रकार से होगा, ई का भी इसी प्रकार से होगा, उ और री उल री इन पांचों का इसी प्रकार से होगा। जब ई का पन माने तो इसी प्रकार से क्या होगा कि पूर्व वर्ण में क्या है, रैस्व ई है, और परवर्ण में भी क्या है, रैस्व ई है। तो इन दोनों को हटाकर दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, दीर्घ जो ई है वो एकादेश कर देंगे। यदि पूर्व वर्ण में रैस्व ई है और परवर्ण में दीर्घ ई है तो इन दोनों को हटाकर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश दीर्घ ई करेंगे अपन। यदि पूर्व वर्ण में दीर्घ ई है और परवर्ण में यदि रैस्व ई है, छोटी ई है, तो उन दोनों के स्थान पर अपन दीर्घ यानी बड़ी ई ही करेंगे। यदि पूर्व वर्ण में यानी पहले यदि संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो पूर्व वर्ण में पहले यदि दीर्घ ई यानी बड़ी ई है और आगे परवर्ण जो है उसमें भी बड़ी ई है, तो इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई यानी दीर्घ ई ही होगी। तो यह दीर्घ संधि का अपन ने उदाहरण देखा, जाना कि दीर्घ संधि में अक जो प्रत्यार है उसके अंतर्गत आने वाले 5 जो वर्ण हैं, इसके जो सवर्ण जाति के जो हैं यानी कि जो दीर्घ हैं, यानी रैस्व हो, यदि पूर्व वर्ण में रैस्व हो या यदि दीर्घ हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन जब अपन एकादेश करेंगे तो उन पूर्व और पर वर्ण को, चाहे वो दीर्घ हो रैस्व हो, रैस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे अपन करते हैं ना, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, है ना। तो रैस्व कहेंगे छोटी ई और दीर्घ कहेंगे बड़ी ई को। तो यदि पूर्व वर्ण में रैस्व हो या दीर्घ हो, छोटी हो या बड़ी हो, और परवर्ण में यदि छोटी हो या बड़ी हो, तो इन दोनों को हटाकर उसी के समान, यदि छोटा ई है और बड़ा ई है तो उसी के समान का कहने का तात्पर्य ई ही, दीर्घ जो ई है बड़ी ई ही होगा। यदि ए की बात करेंगे तो छोटा यदि ए हो या आ हो तो भी अपन क्या करेंगे, वहां पर आ ही एकादेश करेंगे। तो इस प्रकार से ये अपन ने दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन किया। इससे आगे के वीडियो में अपन जो संधि का दूसरा भेद जो है व्यंजन संधि, जिसे हल संधि कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।